Hello everyone, welcome to your Go Prep channel. Myself Swati Singh. तो बेटा क्लास 12 प्लस स्लॉट 4 को हम डिस्कस करेंगे अभी. तो क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 112 लीटर ऑफ CO गैस एट NTP. सो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप पहले KClO3 की रिएक्शन लिखेंगे. KCl प्लस O2 बैलेंस करना है. ये जो O2 हमें यहां से मिला है, ये O2 इसको बर्न करने के लिए यूज होगा. इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे आप CO2 गैस. तो यहां से आपको जो भी यहां से आप O2 का मोल्स निकालेंगे, इसके साथ स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करेंगे. देन यहां से KClO3 के मोल्स निकाल के आप मास निकालेंगे. सो करेक्ट ऑप्शन ए होगा. ये आपका पूरा प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको बताया. 112 लीटर ऑफ CO आपको दिया है. हमने यहाँ CO के मोल निकाले, देन KClO3 के मोल्स कैलकुलेट करके वेट कैलकुलेट किया. सो बेटा इसी अगला क्वेश्चन ये आपका इन द फॉर्मेशन ऑफ HBr फ्रॉम H2 और Br2. तो ये आपका काइनेटिक्स का क्वेश्चन है. आपको यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ब्रोमीन. आपको दिया है कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1 रदरफोर्ड. तो 1 रदरफोर्ड किसके इक्वल है? 10 टू द पावर 6 DPS के इक्वल है. देन रेट की वैल्यू लिखी, कंसेंट्रेशन की वैल्यूज लिखी और सॉल्व किया. सो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन आपका आंसर हुआ 1, यानी ए ऑप्शन. नाइट्रोसो ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन है. सो यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन है 2 डिग्री इस तरह की रिएक्शन शो करेगा. ये रिएक्शन आपकी प्रोसेस है. सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ डी. देन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको सबका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट करेंगे और अपना रिलेशन लगा के √n+2 का रिलेशन लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. सो उसी के अकॉर्डिंग आप करेक्ट आंसर आपका सी आएगा. ये जो क्वेश्चन है आपको पता है नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, पिरामिडल ज्योमेट्री. बट अगर नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं Si के साथ बैक बॉन्डिंग करता है, तो इट गेन्स प्लेनैरिटी. तो जिसकी वजह से आपका ये ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन. SiH3 के साथ आपका प्लेनर हुआ, बाकी दो आपके पिरामिडल. यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी हुई है सबकी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए आपको एफिनिटी का ऑर्डर बनाना है. क्लोरीन की एफिनिटी, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन. ये एक एक इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है. ऑक्सीजन जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एंथैल्पी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी. तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो डी है, क्योंकि इसके अंदर डेल्टा H2 और H4 दोनों को पॉजिटिव लिया है, जबकि सिर्फ डेल्टा H4 आपका पॉजिटिव होगा, 2 आपका नेगेटिव आएगा. तो करेक्ट ऑर्डर उसी के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन आपका डी आया. एलिमेंट क्रिस्टलाइज है द डेंसिटी ऑफ दिस. तो डेंसिटी का आपको रिलेशनशिप आना चाहिए सॉलिड का. सॉलिड की डेंसिटी Z इंटू एम अपॉन Na इंटू योर A क्यूब. A इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. देन यहाँ पर आपको पैकिंग फ्रैक्शन दिया है. पैकिंग फ्रैक्शन का यूज करके आप यहाँ से Z कैलकुलेट करेंगे, R की वैल्यू आएगी. देन डेंसिटी के रिलेशन में पुट करके आप M कैलकुलेट करेंगे. तो सिंपल आपको क्वेश्चन का मेथड आना चाहिए, उसके बाद आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है. सो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हुआ. देन वेंडर वॉल इक्वेशन आपको 0.5 मोल यानी n इज इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है. वेंडर वॉल इक्वेशन अगर आपको पता है तो आपको सिर्फ n की वैल्यू सॉल्व पुट करनी है और आंसर निकालना है. तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी आएगा. यहाँ पर 2 लिक्विड्स दिए हैं A एंड B, जिसमें आपको सबका पार्शियल प्रेशर दिया है. बोला है कि PA इज इक्वल्स टू PB है और PA का फॉर्मूला होता है XA इंटू देयर स्टैंडर्ड प्रेशर PA नॉट और PB आ जाएगा आपका XB इंटू PB नॉट. तो यहां से हम इसको रिलेट करेंगे, यहां से XA और XB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. देन P टोटल हमारे लिए निकालना इजी है, PA प्लस PB. और ये रिलेशन आप इस तरीके से सिर्फ आगे वैल्यूज पुट करना है और ये P टोटल आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा. सो उसके अकॉर्डिंग बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. SN1 रिएक्शन, यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है, तो हर जगह आप प्लस बना के देखेंगे. तो OMe सबसे ज्यादा प्लस R ग्रुप होता है, बट यहाँ पर पैरा पोजीशन पे है. यहाँ पर आपका ये जो ग्रुप है अटैच्ड, ये आपका यहाँ पर मेटा पोजीशन पे है. तो प्लस पोजीशन पे अपना डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा आपका आएगा यहाँ पर डी ऑप्शन. देन बी और सी दोनों में इफेक्ट है. ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये आपका इंडक्टिव है. हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए आया. तो ए ऑप्शन है, क्योंकि आप यहाँ पर इसको प्रायर करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, मेटा को आप लीस्ट करेंगे क्योंकि वो इंडक्टिव दिखा रहा है और माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है. बोरेक्स इज यूज एज अ बफर सोल्यूशन. तो बोरेक्स का आपको हाइड्रोलिसिस आना चाहिए. जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक एसिड एक सॉल्ट. तो उसी के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन ए आएगा.
फायरवर्क बेटा ये आपका सिंपल आप कह सकते हो फ्लेम टेस्ट है, तो आपको कलर अगर पता है तो सीधा आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर, क्रिम्सन लाइट कलर। NH3 अमोनिया बेटा ये रिएक्शन है आपकी, एजाइड आयन है, पहले H इसको प्रोटोनेट करेगा, N3 माइनस अटैक करेगा और फिर आपका यहाँ पर रीअरेंजमेंट है, आप देख सकते हो रीअरेंजमेंट हुआ, H2O यहाँ से लीव किया गया डबल बॉन्ड, और इस तरीके से आपका कैप्रोलेक्टम की प्रिपरेशन है। पूरा मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप जैसे देख रहे हो H प्लस का अटैक किया पहले, फिर एजाइड ने अटैक किया, इसके कॉन्जुगेशन हुआ, H2O बाहर आया, देन दोबारा से ये अटैक करेगा, N2 बाहर जाएगा, रिंग एक्सपेंड करेगी, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, H2O का अटैक, बॉन्ड बना, देन डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, और आपका कैप्रोलेक्टम इज द मेन प्रोडक्ट। देन मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन के अंदर आपको एल्डिहाइड और COCl दिया है, OMe और OH है, दोनों आपके ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो किस H प्लस के मीडियम के अंदर कौन किसका आपको इफेक्ट देखना है। दोनों के रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन है बेटा, ये वाली पोजीशन इसकी ऑर्थो है, इसकी पैरा है, तो अटैक आपका इसी साइड से होगा। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है, COCl है, ये अटैक किया, उसके बाद सिंपल इसका रीअरेंजमेंट है, यहाँ पर सिंपल रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये अटैक कर रहा है और रीअरेंज करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो ए इज दी योर राइट आंसर। इसमें बेटा ये जो आपका रीअरेंजमेंट है, ये हीट की प्रेजेंस में आपका ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पर क्लीव होता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो ऑक्यूपाइड है तो पैरा पे अटैक करेगा, पहले यहाँ अटैक होगा फिर फर्दर अटैक करेगा। तो मैकेनिज्म इसका कुछ ऐसे है, पहले इसने इसके ऑर्थो पे अटैक करा, पर यहाँ हाइड्रोजन नहीं था इसलिए दोबारा से इसके पैरा ने अटैक किया, और आपको उसी के अकॉर्डिंग योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर, थैंक यू सो मच। Hello students, a warm welcome to all of you to GoPrep JEE channel. So today I am here to discuss class 12th pass JEE slot 4 GTSC paper. I hope सभी बच्चों का पेपर काफी अच्छा गया होगा, because it was one of the easiest paper. काफी क्वेश्चंस बहुत आसान थे इसमें, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। तो आई थिंक ये वाला स्लॉट मुझे कंपैरेटिवली दूसरे स्लॉट से वैसे इजी लगा, बट लेट्स सी, आप लोगों ने स्लॉट दिया है, सो लेट्स सी कि कितने बच्चों के आंसर्स ठीक हुए हैं, एंड लेट्स डू द एनालिसिस ऑफ दिस पेपर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सो क्वेश्चन नंबर 1 वाज फ्रॉम द वेक्टर्स, ए का मैग्नीट्यूड आपको 3 दिया हुआ है, -4 से 1 k दिया हुआ है। सो के ए का आपको मैग्नीट्यूड बताना है। सो के ए का मतलब हो जाएगा k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो डेट विल बी 3k। तो आपको 3k बताना है, लेकिन जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड होता है दैट्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर एंड इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो k की जो वैल्यू है वो -4 से 1 दे रखी है, सो 3k विल बी -12 से 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करो, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी की बात करो, सो 3k का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 से 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 12 इज द राइट आंसर, बिकॉज आपको अगर बाहर भी लेना है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ka का मैग्नीट्यूड है, इट्स बेसिकली 3k का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब k की वैल्यू -4 से 1 है, तो 3k की वैल्यू -12 से 3 है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 से लेके मैक्सिमम 12 तक जा सकता है। सो दिस इज आंसर डी इसका हो जाएगा। सो ये आई थिंक काफी आसान प्रॉब्लम था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2 is circle circumscribing an equilateral triangle with centroid at 0 0 साइड A is drawn। तो हम एक स्पेशल सर्कल ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला सर्कल ले लेते हैं। आप नॉर्मली भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ले लिया। ये 1,0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -12 √3/2, और ये हो जाएगा -12, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने हिसाब से मान लिया। ठीक है, जो 1 ओमेगा स्क्वायर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो एक सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है जिसका रेडियस 1 है। वो बोल रहा है कि हमने एक स्क्वायर बनाया है और उसको सर्कमस्क्राइब किया है, तो पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा। तो ये वो स्क्वायर हो जाएगा जो मैं ब्लैक से बनाने जा रहा हूं। सो दिस विल बी द स्क्वायर, और ठीक है, अब ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को भी सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की हमें इक्वेशन चाहिए, यानी कि इसका जो रेडियस होगा उसका सेंटर 0 0 रहेगा, बस रेडियस ये वाला हो जाएगा। तो लेट्स सी कितना रेडियस हो जाएगा। तो आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आपका 1, और ये भी कितना है आपका डिस्टेंस 1, क्योंकि आपको अंदर वाले रेड वाले सर्कल की इक्वेशन पता है, x² + y² = 1 वो सर्कल होता है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सर्कमस्क्राइब करता है। तो 1 1 यानी इसका रेडियस √2 हो जाएगा।
यानी बाहर वाले सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेकिन आंसर हमें ए के टर्म्स में दिए हैं, ए इज द साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। तो जो मैंने ट्रायंगल लिया था अगर आप उसकी साइड लेंथ मेजर करो तो वो √3 आ जाएगी। तो आई थिंक अगर आप बी ऑप्शन को चेक करो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 3, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इसका आंसर आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। हालांकि आप इस क्वेश्चन को बेटा नॉर्मली भी कर सकते थे सॉल्व, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशल केस लेके सॉल्व होगा। आप जनरल एक सर्कल ले लेते, मतलब एक ट्रायंगल ले लेते और इसके अंदर एक ट्रायंगल बना लेते, ठीक है ना, कोई भी एक ट्रायंगल बना लो और नॉर्मली ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल केस लेके सॉल्व होगा। अब आपको पता है ये a है, ये होता है a/2, तो ये हो जाएगा √3a/2, और ये सेंट्रॉइड है तो ये इसका 2/3 होगा। सो 2/3 ऑफ √3a/2 इज व्हाट, ये हो जाएगा a/√3। तो ये a/√3 हो जाएगा, ये भी a/√3 हो जाएगा, तो जो रेडियस आएगा वो a/√3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2a²/3 इसका r² आ जाएगा। तो r आ जाएगा उसका √2a/√3, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, तो वो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। फाइंड द, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स सच दैट इट्स सेंटर इज ऑन ओरिजिन। ये काफी आसान क्वेश्चन है और ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया कि आपको इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो ए और बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2y डैश बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये कट जाएगा यहां से, तो ये x/a² प्लस y डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आप a²/b² का रेशियो निकाल सकते हो वैसे, या b²/a² का। एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक बार और कर लो, तो y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहां से जो ये दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो यहां से जो a²/b² की वैल्यू निकलेगी वो आप नीचे a²/b² में डाल सकते हो, ठीक है। जब इसको इधर लेके जाओगे राइट हैंड साइड, तो a²/b² की रेशियो निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो तो a और b एलिमिनेट हो जाएंगे। सो दिस इज द आंसर, सो द करेक्ट आंसर विल बी a इज द राइट आंसर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी पुराना जेई का क्वेश्चन है, इनवर्स का कॉस ऑफ कॉट इनवर्स x। अगर आपको कॉट इनवर्स x दिया हुआ, ये x है, ये 1 है, ये x² प्लस 1 है, तो हम यही सॉल्व कर देते हैं। √1 प्लस x², x के साथ कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा ये आ जाएगा, ठीक है, और प्लस साइन थीटा, साइन कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x को हमने थीटा लिया है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स हो जाएगा 1/√x² प्लस 1, ये आ जाएगा आपका आंसर, और इसका भी स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं और -1 कर रहे हैं और उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली x² प्लस 1/√x² प्लस 1, √x² प्लस 1 आ जाएगा, और उसका स्क्वायर x² प्लस 1, 1 से 1 कटेगा, और x² का रूट x, इसको आप सॉल्व करो तो ये x√1 प्लस x² आ जाएगा, क्योंकि ये आपका ये आ गया ना, देखो x² प्लस 1/√x² प्लस 1, तो ये कट जाएगा विद रूट, फिर स्क्वायरिंग करोगे तो x² प्लस 1 -1 करोगे, और इस पूरे की भी पावर हाफ दे रखी है, तो x into √1 plus x²। तो इट्स क्वाइट इजी प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। 6 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 2 स्टूडेंट्स A and B स्टैंड इन ए रो। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, A and B आर सेपरेटेड विद 1 स्टूडेंट। तो A और B के बीच में कोई एक स्टूडेंट आएगा और बाकी कहीं भी आ सकते हैं, बाकी 4 स्टूडेंट, मतलब 2 यहाँ आ सकते हैं, 2 यहाँ, 3 एक, कुछ भी आ सकता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर A और B के बीच में एक ही स्टूडेंट आना चाहिए। तो लेट्स सी, सैंपल स्पेस तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, बिकॉज 6 के 6 लोगों को अरेंज करोगे। A और B के बीच में कोई भी, A और B को छोड़कर कोई भी 4 में से कोई भी लड़का आ सकता है, 4C1, और A और B आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन जो बचे हुए बच्चे हैं चारों, A और B मतलब सॉरी तीनों, जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उन सबको बस आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो बाकी आपके पास जो स्टूडेंट 6 स्टूडेंट है, ठीक है, तो A और B के बीच में जो एक लड़का आ जाएगा वो कितना होगा, A और B के बीच में कितने वेज में आ जाएगा, 4 वेज में आ जाएगा, यहाँ पे अरेंज होगा, और A और B आपस में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, और जो बचे हुए 3 स्टूडेंट्स हैं वो 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। तो ये आपको सॉल्व करना है, एंड आंसर विल बी B, 4/15। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। ए फंक्शन fx इज, आपको ये डिस्क्रीट फंक्शन दिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन, और 0 से पाई में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा 0 से π/2 sin x इंटीग्रेशन, उसके बाद π/2 से 2 में ये वाला इंटीग्रेशन, नॉर्मल जो लीनियर फंक्शन है, और इसके बाद 2 के बाद 2 से लेके पाई तक यू हैव टू इंटीग्रेट, 5 - पाई तो कांस्टेंट होगा, और log x बेस 2 का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल, ये -cos x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, और log x by log 2 का इंटीग्रेशन,
आप इसे ln x by log 2 कर सकते हो, log 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। कई बार प्रॉब्लम होती है log x बेस 2 में, ठीक है, तो आप इसको 1 by log 2 बाहर ले सकते हो और ln x अंदर ले सकते हो, 5 minus pi भी बाहर आ जाएगा। तो ln x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से डॉट 1 लेके सॉल्व हो जाएगा। सो यस, दिस इज द क्वाइट इजी प्रॉब्लम, लेकिन मुझे लगता है काफी थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम होगा। सो आंसर विल बी ए, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए आपको दिया हुआ है 13 टाइम्स ए इनवर्स बताना है, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो है 1 बाई मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, और मॉड ए की वैल्यू है 55 माइनस 42, 1 बाई 13 एडजॉइंट ए, दिस इज ए इनवर्स। सो 13 ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो एडजॉइंट ए के इक्वल आ जाएगी। तो दिस द आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा क्वेश्चन जेई में भी एक दो बार जेई मेन में आ चुका है। ई की पावर साइन एक्स प्लस, तो इसके अंदर आपको ई की पावर साइन एक्स एक्स कॉस एक्स, तो इसमें एक रूल होता है कि आप फर्स्ट वाले पोर्शन में बाई पार्ट्स लगा दो डॉट 1 करके, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक ई की पावर एक्स वाला जो रूल होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जिसमें आपका आंसर ई की पावर एक्स एफ एक्स आता है। तो इसको छोड़कर फर्स्ट का इंटीग्रेशन एक्स होगा माइनस इसका डेरिवेटिव ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो ये वाला पार्ट एक्चुअली से कट जाता है। सो फाइनली योर आंसर विल बी ई की पावर साइन एक्स इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? बी ऑप्शन नजर आ रहा है। हालांकि ये है x इंटू ई की पावर साइन एक्स प्लस 3, तो कांस्टेंट की वैल्यू, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू 3, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, तो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, सीक्वेंस एंड सीरीज एपी का क्वेश्चन। p टर्म्स का सम और q टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है। सो p by 2 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू d, और नीचे आ जाएगा q टर्म्स का सम q by 2 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू d, और इसकी जो वैल्यू आएगी डेट विल बी p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, p से p यहां कैंसिल होगा, q से q कैंसिल होगा। सो दिस विल बी 2a1 माइनस d, ऐसे लिखा मैंने इसको, प्लस pd, और नीचे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2a1 माइनस d और प्लस qd, और इसका रेशियो p बाई q तभी आएगा जब ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई मेन में आ चुका है पहले, और इस तरह का प्रॉब्लम एक बार जेई एडवांस में भी आया था आई थिंक 2012 में, कि आपको अगर ये रेशियो p बाई q चाहिए तो आप देख सकते हो अगर आपके साथ वाले टर्म्स को 0 कर देते हो तो dd कट जाएगा, p और q का रेशियो मतलब p बाई q आ जाएगा। सो इसलिए d की वैल्यू 2a1 आ जाएगी, ये रिजल्ट आ गया। अब a6 होता है a1 प्लस 5d और 21 होता है a1 प्लस 20d, तो आप यहाँ पे a1 प्लस c हो जाएगा, 5d का मतलब होगा 10a1, और यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस 40a1, तो 11 by 41 will be the right answer. So C is the right answer. ठीक है, let's move to question number 10. Angles of a triangle are in the ratio 4:1:1. That means एक एंगल है 4x, एक x और एक x, और सबका सम 180 डिग्री होगा, तो 6x is equal to 180, तो x is equal to 30 डिग्री। So 30 डिग्री is the answer. इसका मतलब जो एंगल्स होंगे आपके वो होंगे 120, 30 एंड 30, यानी एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। और मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 120 होगा, तो ये सबसे लंबी साइड होगी A, और ये आइसोलेस ट्रायंगल हो जाएगा 30, 30, तो ये हो जाएगा B और C तो बराबर ही हो जाएंगे। तो नाउ आपको रेशियो चाहिए लॉन्गेस्ट साइड और उसके पेरीमीटर का, यानी A प्लस B प्लस C, ये रेशियो आपको चाहिए। तो ये रेशियो निकालने के लिए साइन रूल का हम यूज करते हैं। सो A बाई साइन 120 इज इक्वल टू B बाई साइन 30 इज इक्वल टू C बाई साइन 30, तो A अपॉन √3 बाई 2, और 2 कट जाएगा, B बाई 1 C बाई 1, ठीक है। तो A अगर आप √3 ले लेते हो और यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 2, तो A विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड साइन रूल। Pn एक रिलेशन आपको दिया है an प्लस bn वेयर a एंड b आर इवन, तो Pn किससे डिविजिबल होगा? Pn विल बी डिविजिबल बाय a प्लस b। a प्लस b से कब डिविजिबल होगा? तो ये क्लियर है, a प्लस b, अगर n को मैं 1 डालूंगा तो a प्लस b डिविजिबल होगा a प्लस b से, n को 2 डालूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय a प्लस b, n को 3 डालेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब बिल्कुल डिविजिबल है a प्लस b से, क्योंकि a प्लस b इसका फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो इसका मतलब अगर n ऑड होगा तो a प्लस b से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आप ऐसे भी देख सकते थे, कोई वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, n की वैल्यू 1, 2, 3 डाल के देखी तो ऑड नंबर्स के लिए सेटिस्फाई कर रही है।
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्वेश्चन भी जेई मेन एडवांस्ड में काफी बार पूछा जाता है, बिटवीन द पैराबोला एंड द सर्कल। तो आप एक डायग्राम बना लेते हैं हम सर्कल का सेंटर है -3,6 और अगर आप इसके रेडियस की बात करो इट विल बी 9 + 36 - 20, सो 5 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये है आपका पैराबोला y² = 4x। अगर इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल, एक ऐसी लाइन जो दोनों पे नॉर्मल है उसके अलोंग हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बिकॉज जिस पॉइंट पे नॉर्मल कट करेगी उस पॉइंट पे पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। पैरेलल टेंजेंट्स का मतलब है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। सो -3,6 और ये वाला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं am², अगर मैं स्लो फॉर्म की बात करूं तो कॉमन नॉर्मल हमें लिखनी पड़ेगी। कॉमन नॉर्मल जो आपकी पैराबोला की नॉर्मल होती है y = mx - 2am - am³, वो एक्चुअली सर्कल के सेंटर से पास करेगी, बिकॉज पैराबोला की नॉर्मल है पहला और सर्कल की नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करती है। तो -3,6 से पास करेगी तो 6 विल बी -5m - m³। आप देख सकते हो अगर आप इसमें हिट एंड ट्रायल भी लगाओ तो m की वैल्यू -1 आएगी, बाकी दोनों रूट जो है वो या तो बराबर आते हैं या फिर अनरियल आते हैं, बिकॉज एक ही कॉमन नॉर्मल होती है जिसके अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई करता है। सो m = -1 आ गया, तो इसका मतलब a तो 1 ही था, तो 1,2 ये वाला पॉइंट आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये a है ये b है, तो ab में से इसको c ले लेते हैं, रेडियस को माइनस कर दो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ab - ac विल बी ab - रेडियस। सो ab का डिस्टेंस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4√2 आ जाएगा और रेडियस 5 है, तो 4√2 - 5 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ध्यान रखना है आपको ये प्रोसेस कि कैसे निकालते हैं सर्कल और पैराबोला में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में वैल्यू ऑफ c बताना है, सेटिस्फाइंग द मीन वैल्यू थ्योरम, यानी लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो इसमें f' होता है, लेग्रांज अगर हम लगाएं f2 - f0/2 - 0, ठीक है। और यहाँ पे f2 की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, 0 पे 0 आ रहा है, तो 1 ही आ जाएगा। तो आपको c की वैल्यू बतानी है जिसपे f', आई थिंक ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लोगे। f' यानी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, x को छोड़कर x - 1 का स्क्वायर और x - 1 का स्क्वायर को छोड़कर x का, इसकी वैल्यू हमें 1 के बराबर करनी है और c की यानी वही x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ये डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया है, तो ये आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे बड़े आराम से। बस x 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि x अगर 0, क्योंकि यहाँ पे c जो होता है वो 0 और 2 के बीच में लाई करता है। मेरे को साफ नजर आ रहा है कि 0 एक आंसर आएगा इसका, तो यस द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन बोल रहे हैं 4/3। तो इस क्वालिटी को सॉल्व करो, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन बच्चों, ठीक है। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 1 x × 1 - x⁴ 99, अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ किंग्स प्रॉपर्टी। तो अगर आप इसमें दोबारा किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हो, a - x से रिप्लेस करते हो, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाए। अब ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। कई बच्चों को लगता है ये बाइनोमियल में इसका यूज आता है, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इसमें बाइनोमियल एक्सपैंड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किंग्स प्रॉपर्टी अगर करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। x⁴ 99 - x⁴ 100 dx हो जाएगा, तो इट विल बी 1/100। सीधा मैं अगर सॉल्व करूं 1/101, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10100, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो डी इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपने पहले नहीं किया तो कंफ्यूज हो सकते हो, बट ध्यान रखना इस तरह की प्रॉब्लम से बाइनोमियल नहीं लगेगा, किंग्स प्रॉपर्टी से हम वी कैन डू इट वेरी इजीली। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज स्लॉट, सो इफ सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 30 इज 50, सम ऑफ डेविएशंस का मतलब होता है कि जो 50 ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 से लेकर x50, उसको 30 से हमें डेविएट करना है, यानी x1 - 30 प्लस x2 - 30, इन सारे डेविएशंस का सम हमें दिया हुआ है, x50 - 30, इन सब डेविएशंस का सम हमें दिया हुआ है, फ्रॉम 30 इज 50 दिया हुआ है। तो यहां से हमें x1, काफी इजी प्रॉब्लम है स्टैट्स का, तो इनका सम निकल जाएगा, इट विल बी 30 × 50, 1550 आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस बताना है, तो 50 से डिवाइड कर देते हैं। सो आई थिंक यस द करेक्ट आंसर विल बी 31, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आए होंगे सॉल्यूशंस, स्टूडेंट्स, और चारों स्लॉट्स के हम लोगों ने सॉल्यूशंस कवर कर लिए हैं। एंड आई होप कि काफी बच्चों की अच्छी रैंक आएगी एंड काफी बच्चों ने अच्छा पेपर दिया होगा। एंड देयर इज वन मोर अनाउंसमेंट दैट कि मंडे को देयर विल बी अ वर्कशॉप एट 6 PM, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड इट, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Hello everyone, welcome to GoPrep.
My name is Ankit Sharma and I am your friend cum mentor for the mental ability test, the MAT. I hope your GTS exam went really well, and now let us directly begin with a discussion of the questions. Now friends, this was the first question. ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी पेन का यूज किया होगा. कहा जा रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 30. 10 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 30 हैं. इफ 6 मार्क्स इज एडेड विथ ईच स्टूडेंट्स मार्क्स, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स में 6 ऐड कर दो तो एवरेज मार्क्स भी तो 6 ही बढ़ जाएगा. ऑलराइट, एंड हेंस द न्यू एवरेज इज 6. ऑलराइट एवरीबॉडी, सो द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स वाज 30. 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 30 है. और अब सब स्टूडेंट्स के पास उनके जितने भी मार्क्स हैं इसमें 6 ऐड कर दो तो एवरेज मार्क्स भी 6 इंक्रीज कर जाएगा. सभी स्टूडेंट से 6 डिक्रीज कर दो तो सभी का मार्क्स 6 डिक्रीज भी कर जाएगा. ऑलराइट, अगर आप कोई भी चीज यूनिफॉर्मली ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो सब में, तो वही असर आपको एवरेज पे भी देखने को मिलेगा. फाइन एवरीबॉडी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ गाइज, द क्वेश्चन सेज इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो गाइज एलसीएम ऑफ 23 and 24 क्या होगा? The LCM of 23 and 24 is 23 multiplied by 24. It's 5, 5, 2. Now this is given as A. This is given as A. ठीक है, कहा गया है if the LCM of 23 and 24 is A and the HCF, अब HCF क्या होगा 23 and 24 का guys? At this level when you are in class 12 आपको HCF बिल्कुल पता होना चाहिए और LCM कैसे भी निकालना है ये भी पता होना चाहिए. द HCF ऑफ देम इज 1 विच इज इक्वल्स टू B. और आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B. तो आपको बस A प्लस B करना है. सो विच इज 552 प्लस 1 विच विल गिविंग यू 5, 5, 3. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी. फाइन. Now guys, coming to the next question. Which letter set will come in the place of question mark? Guys, very easy question. LOK. आपको बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है. LOK, देन उसके बाद है P, Q, P. उसके बाद है V, S, V, देन D, U, C, एंड देन इसके बाद और भी नंबर्स हैं. अब गाइज आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि पैटर्न क्या चल रहा है. तो गाइज आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो L प्लस 4, MNOP, P प्लस 6, QRS, TUV, V प्लस 8, क्या हो जाएगा WXYZ ABCD. एंड अब 10 ऐड कर दोगे. सो व्हेन यू विल ऐड 10 टू द प्लेस वैल्यू ऑफ D, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है. जब उसमें आप 10 ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग 14 एंड 14 मीन्स N. एंड गाइज N केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है एंड हेंस you can safely mark that option. तो गाइज ये होता है स्मार्ट वर्क. अब अगर एक से अधिक ऑप्शंस होते जिसमें n होता तो हम बाकी भी चेक करते. O प्लस 2 इज Q. ऑलराइट, देन गाइज O प्लस 2 PQ, Q प्लस 2 RS, TU, देन U के बाद VW, तो यहाँ W आ जाएगा. एंड सिमिलरली वही काम आप यहाँ पे भी करते तो आपको यहाँ पे भी पता चल जाता कि क्या पैटर्न चल रहा है और क्या लेटर आएगा. ऑलराइट एवरीबॉडी, so answer to the question is undoubtedly option number A. So aptitude is all about finding the right answer. जैसे हमें यहाँ हिंट मिल गया कि स्टार्टिंग में n होगा और n कहीं पर नहीं था, we can safely mark option number A and move ahead. Now this is the question where aptitude really comes into picture. Guys, आप लोग ऐसे क्वेश्चन इक्वेशंस बनाते हो, you make equations, बट इसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है. मैं ये क्वेश्चन आपको वर्बली करना भी सिखा दूंगा. ध्यान से देखना. क्वेश्चन ने क्या कहा. गाइज आपके सामने 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए है 46, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 50. ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. अच्छा, अब कैसे इसको हम करें इजीली विदाउट पेन एंड पेपर, जल्दी से जल्दी कैसे करें. गाइज यहां पर आपको एक कंडीशन दी गई थी. कहा गया इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ मयंक्स एज
that 2 digits of his numbers reverse their position. Fine. तो गाइज एक कंडीशन आपके सामने दी गई है कि मयंक का जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से अगर आप 18 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो उसकी जो डिजिट्स हैं एज की वो रिवर्स कर जाएंगी। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन भी दी गई है, तो पहले हम एक एक करके चेक करेंगे। पहले जरा हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। ऑलराइट, तो गाइज इसमें से 18 सब्सट्रैक्ट करो। जब आप इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे 18, व्हाट यू विल बी गेटिंग? यू विल बी गेटिंग 28। हम क्या कर रहे हैं? 18 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डिजिट्स रिवर्स नहीं हुई, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑलराइट, अब इसमें से भी आप 18 सब्सट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा? इस यहां से जब आप 18 सब्सट्रैक्ट करोगे यू विल बी गेटिंग 38। डिजिट्स रिवर्स नहीं हुई, गॉन। गाइज यहां से भी आप 18 सब्सट्रैक्ट करो, यू विल बी गेटिंग 32। एंड गाइज डिजिट्स रिवर्स नहीं हुई, बट जब आप इसमें से 18 सब्सट्रैक्ट करोगे यू विल बी गेटिंग 24 एंड डिजिट्स रिवर्स हो गए। 42 का डिजिट्स रिवर्स 24 एंड हेंस डायरेक्टली यहीं पर आप आंसर मार्क कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी 42 इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है? तो गाइस इसको ध्यान से देखिए, मैं 30 सेकंड का पॉज ले लेता हूं, ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। फाइन। अब आपके मन में एक सवाल ये हो सकता है कि सर अगर ऐसे दो ऑप्शंस होते जिनमें डिजिट्स रिवर्स करने पर, जिसमें 18 सब्सट्रैक्ट करने पर डिजिट्स रिवर्स हो जा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपका है तो आप सेकंड कंडीशन भी चेक करोगे। ऑल्सो हिज एज इज 6 लेस देन 8 times the sum of the digits of his present age. Guys, sum of the digits क्या है? 4 plus 2 6, 4 plus 2 6 into 8 48 and 48 minus 42 करोगे तो भी 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So even the second condition is satisfied, which says also his age is 6 less than 8 times the sum of the digits of his present age. All right. So sum of the digits of the present age is 4 plus 2 6 into 8 is 48 and that minus the present age 42 will be giving you 6. तो इस तरह से विदाउट पेन एंड पेपर हम इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एंड दिस इज वेयर एप्टीट्यूड कम्स इनटू पिक्चर। हियर स्टेप्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर इज इंपॉर्टेंट। फाइन एवरीवन? नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इट सेज that a number, let us assume the number as x, when decreased by 30%, एक नंबर को जब आप 30% डिक्रीज कर देते हो तो आपको 84 मिलता है, विच इंप्लाइज दैट 70 by 100 into x is equal to 84. Therefore x value will be 8400 into 70 और जब इसको आप सॉल्व करोगे you will be getting 120 as the required answer. Fine everyone? So the questions were really very easy and you could have easily scored well in this section. And with this we come to an end of the session. I hope you understood all the questions and do attend the workshop which will be organized on Monday. It is very, very important. Thank you. See you over there.